नमस्कार साथियों। आज हम हल करने जा रहे हैं एलडीसी का पेपर। अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित एलडीसी के पेपर के गणित के प्रश्नों को आज हम हल करने जा रहे हैं। इसमें लगभग 25 के लगभग प्रश्न है जो आज अपन यहीं पर हल करेंगे, उनका एकदम स्मार्ट सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के एक बड़े धातु ठोस गोले को पिघलाया जाता है। इसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे ठोस गोलाकार गेंदों में डाला जाता है तो ठीक 64 गेंदें बनाई जा सकती है। ये बात सही है या नहीं है, पहले ये देखो। तो सबसे पहले देखो, यदि एक किसी बड़े गोले को पिघलाकर छोटे गोले बनाए जाते हैं तो उन दोनों गोलों का आयतन समान रहता है। जितने भी छोटे गोले बनते हैं उन सभी के आयतनों का योग बड़े गोले के आयतन के बराबर होता है। तो देखते हैं कितने छोटे गोले बनते हैं। हम देख सकते हैं गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई। बड़े गोले की त्रिज्या है मान लो r, तो ये हो गया 8 का क्यूब। ये आयतन बराबर होगा छोटे गोलों की संख्या मान लेते हैं n गुणा उस प्रत्येक गोले का आयतन। प्रत्येक गोले का आयतन होगा, छोटे गोले की त्रिज्या यदि 2 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा 2 का क्यूब। यहाँ से आप देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा ये इधर 8 का क्यूब, और 2 के क्यूब को हम इधर डिवाइड में ले जाते हैं तो ये आ गया आपका n का मान। तो n का मान आपका आ गया 8/2 का होल क्यूब, और 8/2 यानी 4, 4 का क्यूब। तो आपके जो n का मान है वो आ गया 64, यानी 64 छोटे गोले बन सकेंगे। और इसने यही कहा है कि 64 छोटी गेंदें बनाई जा सकती है। इसका मतलब अभी कथन एकदम सही है। कारण क्या दे रखा है, जब एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और दूसरे ठोस गोलों के रूप में डाला जाता है तब पदार्थ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संरक्षित रहता है। ये बात गलत है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, कुल आयतन संरक्षित रहता है। इसकी जगह आयतन आना चाहिए था। तो कारण आपका गलत है। अभिकथन आपका सही है और कारण आपका गलत है, यानी ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा 3। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये बेसिक से उठाया हुआ प्रश्न है, आसान है। इस टाइप से इसको कथनों में डाल के बड़ा किया गया है। तो इसका उत्तर होगा आंसर सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये इसको भी कथन के रूप में डाला गया है। ये आपकी एक सर्वे समीका है। कथन एक में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ये बिल्कुल सही बात है। कब, जब ये थीटा का मान यानी एंगल का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। जी ये देखो, ये है 0 के बराबर या बड़ा हो लेकिन 90 नहीं हो, 90 से छोटा हो। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रॉपर 90 डिग्री पर ना तो सेक ए परिभाषित होता है और ना ही टेन ए परिभाषित होता है। दोनों ही परिभाषित नहीं होते, तो इसने 90 इसमें शामिल नहीं किया। तो ये बात बिल्कुल सही है, पहली बात बिल्कुल सही है। यदि ये 90 इसमें शामिल कर लेता तो फिर ये बात भी, एंगल 90 डिग्री के लिए ये बात सही नहीं, क्योंकि ये दोनों परिभाषित नहीं। तो यहाँ पर कथन आपका सही है। फिर देखिए, थीटा का मान 0 से 90 डिग्री बढ़ने पर कोस थीटा का मान बढ़ता है। ये बात गलत है। 0 से 90 डिग्री पर कोस थीटा का मान बढ़ता नहीं, घटता है। क्योंकि कोस 0 का मान होता है 1 और कोस 90 का मान होता है 0, यानी 0 से 90 डिग्री बढ़ने पर कोस का मान 1 से 0 की ओर जाता है, यानी घटता है। तो ये बात आपकी गलत है। इसका मतलब कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। कथन एक सही लेकिन कथन दो गलत, ये उत्तर होगा आपका इसका। इस टाइप से इनको क्वेश्चनों में बनाकर, कथनों में बनाकर क्वेश्चन दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक ठोस बेलन और, ये भी एक आसान प्रश्न है। एक ठोस बेलन और एक ठोस शंकु की आधार त्रिज्या और ठीक उतनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात देखिए। इसका सूत्र देखिए, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जितनी त्रिज्या बेलन की है उतनी ही आपके शंकु की है। जितनी ऊंचाई बेलन की है उतनी ही शंकु की है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों समान है तो ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, तो ये बचा 1/3। 3 ऊपर चला जाएगा, यानी इनका जो आयतनों का अनुपात है वो आ जाएगा 3:1। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, हर किसी को ये प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखिए, ये सर्वांग समता वाला, ये भी सूचियां मिलानी है आपको। बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है, देखते ही पता चल रहा है। इसमें आप देखिए, एस 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 सर्वांग समता नियम का मतलब होता है दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं यदि बराबर हो तो वो सर्वांग सम होते हैं। ये दिया गया आपने तीसरे में, तीनों संगत भुजाएं बराबर होती है तो ए में आ जाएगा 3। ए में 3 किस किस में है, ऑप्शन बी और डी के अंदर है।
बाकी दो तो यहीं से ही गलत हो गए। अब देख लो एस ए एस, एस ए एस का मतलब होता है दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो दो भुजाएं और उनके बीच के कोण बराबर होते हैं, यानी बी में आएगा 4। तो बी में 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब ये आपका सही है डी। बाकी आप सी और सी को भी मिला लो। ए एस ए का मतलब दो, ए का मतलब एंगल, दो एंगल और उनके बीच की भुजा, दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर होती है, यानी सी में 1। और आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड, यानी समकोण त्रिभुजों का कर्ण और एक भुजा बराबर होती है तब वो त्रिभुज सर्वांग होते हैं। तो डी में 2, ये करते हुए आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। तो ये तो सर्वांग समता का बेसिक था, ये भी आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, ये शानदार प्रश्न है। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं। पहले इस द्विघात समीकरण को ठीक तरह से लिखते हैं अपन। इसको अंदर गुणा करा के एक्स को x से गुणा कराया, ये आया के एक्स स्क्वायर। के एक्स को -2 से गुणा कराया, ये आया माइनस का 2kx और प्लस का 6 बराबर 0। अब आपको पता है जब दोनों मूल बराबर हो किसी द्विघात समीकरण, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके दोनों मूल बराबर हो, इसका मतलब ये होता है बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 होना चाहिए। बी का मतलब एक्स का गुणांक, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी का मतलब अचर पद। तो इसके लिए ए क्या है, ए का मान है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी के, बी का मान है एक्स का गुणांक यानी माइनस का 2k, और सी यानी अचर पद है 6। आपको इसमें नियम लगाना है बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। बी स्क्वायर यानी -2k का स्क्वायर माइनस का 4ac, ए का मतलब के, सी का मतलब 6, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये आ गया 4k स्क्वायर माइनस का 24k बराबर 0। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो, 4k कॉमन ले लो, पीछे बचा k -6 बराबर 0। अब या तो 4k बराबर 0 है, 4k बराबर 0 का मतलब k बराबर 0, और k बराबर 0 होते ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगी, क्योंकि यदि ये द्विघात समीकरण है तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, यानी पहले से डिसाइड होता है कि k 0 के बराबर नहीं है। तो k 0 हो नहीं सकता, तो दूसरा k -6 बराबर 0 होगा, उससे आपका k का मान आ जाएगा 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा k बराबर 6, यानी k बराबर 6। ये एक शानदार प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या का वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है, संख्या के अंतिम दो अंक क्या हो सकते हैं। ये बहुत ही शानदार प्रश्न, एकदम नया प्रश्न है। इसको देखिए कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको संख्या के अंतिम दो अंक क्या हो सकते हैं ये पूछा है, तो हम इन चारों संख्याओं में से हर एक संख्या के आगे एक लगाकर, जैसे 25 की जगह मैं यदि 125 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ, और यदि इसका स्क्वायर 225 पर समाप्त हो जाता है वर्ग, तो फिर ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मैं 155 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ एक आगे कोई सा भी अंक जोड़ के, और ऐसे ही मैं 175 का अंक निकाल लेता हूँ, स्क्वायर निकाल लेता हूँ, और ऐसे ही मैं 185 का। इनमें किसका आंसर आपके 225 के साथ समाप्त होता है वो आपका आंसर हो जाएगा। बस यही इसका एक बेसिक तरीका है। तो देखिए 125, इन सब की एक ट्रिक होती है। 125 का स्क्वायर यदि 100 से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, तो पहले आप जितना ज्यादा है उसका वर्ग करो, 625। 625 में से यहाँ लिखो आप 25, ये 6 आगे ऐड में जाएगा आंसर में। अब 125 से ये 25 ज्यादा है, 100 से ये 25 ज्यादा है, तो 25 इसमें और जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 150, और 150 और हासिल वाला 6, यानी ये 156 25। तो ये तो 625 पे एंड हो रहा है, ये आपका उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार से 155, इसकी भी ट्रिक वही है। 150 से ये कितना ज्यादा है, ये सब एक ट्रिक से होते हैं, और ट्रिक से आप बहुत आसानी से कर सकते हो इनका। इसी प्रकार से इसका जो सही आंसर आएगा ना, वो आएगा आपके 185 वाला। देखिए इन तीनों को आप कर सकते हो। 185 को तुलना कराओ आप 200 से, 200 से कितना कम है, 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर यानी 225 को अंत में दो अंकों को लिखो 225, और दो आंसर में जाओ। ये 200 से कम है, तो इसका जो संख्या होगी एक 400, 220 का स्क्वायर 400, इसमें जोड़ना या घटाना है, जितना ज्यादा कम है वो घटाना है। और कितना घटाना है, इसमें आपको घटाना है 200 से ये 15 कम है, तो 15 को 4 गुना करके ये आपको घटाना है।
तो ये हो गया 400 माइनस का 60 यानी 340, और दो आगे हासिल वाला है तो ये आ गया 342, यानी आपके 185 का वर्ग होता है 342/25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें अंतिम दो अंक होंगे 85। यदि आपको सीधी ट्रिक नहीं आती तो इन चारों के गुणा करवा के आप वैसे स्क्वायर निकाल सकते हो। जिसका भी वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है वही इसका आंसर हो जाएगा, वही उस संख्या के अंतिम दो अंक हो जाएंगे। इसके आगे कम से कम एक जोड़ के आपको लिखना है, सीधे नहीं करना है, एक जोड़ के। इस टाइप से इन चारों को आप निकाल सकते हो। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये नया प्रश्न आया है इसमें। तीन बिंदुओं ए बी और सी, इनके शीर्षों से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसकी देखो एक बहुत ही शानदार ट्रिक होती है, वो आप देखिए। सबसे पहले आप सबसे पहले आप ये तीन बिंदु लिखिए, 5 2 4 7 और 7-4। आपका पहला काम है किसी एक शीर्ष को 0 0 करो, उसके बाद ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। अपनी मर्जी से एक शीर्ष को 0 0 करो, जैसे मैं इसको 0 0 कर रहा हूँ। इसको मुझे 0 0 बनाने के लिए मुझे यहाँ करना पड़ेगा -5 और -2, तो ये 0 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो यहाँ किया वो सब जगह करो, सब जगह -5 और -2 करो। 4 में -5 किया तो ये बचा -1, 7 -2 बच गया 5, इसमें भी -5 और -2, 7 -5 2, -4 -2 -6। अब यदि तीन ऐसे बिंदु आ जाते हैं जिसमें एक मूल बिंदु हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस यानी जो भी मान आएगा उसे पॉजिटिव में लेना है। इनको इससे गुणा कराओ, -1 गुणा -6 यानी 6 6, फिर घटाओ इनको गुणा करके, बाहर वालों को गुणा करके अंदर वालों को गुणा करके घटा लो। 5 गुणा 2 यानी 10, ये हो गया 10, घटाओ 1/2, 6 -10 होता है -4, मॉड्यूलस लगाते ये हो जाएगा 4, 2 से ये कट गया 2 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 वर्ग मात्रक या 2 वर्ग इकाई। इस टाइप से इस प्रश्न को आपको करना था। बहुत ही, तीन बिंदु दिए हुए और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको ये काम करना है। सबसे पहले एक बिंदु को मूल बिंदु बनाओ, जो भी उसमें प्रोसेस करना है वो सभी बिंदुओं से घटाओ, फिर ऐसे करते हुए ये सूत्र लगा लो, 1/2 बाहर वालों का गुणा करा के अंदर वालों का गुणा करा के घटा लो। अगला प्रश्न देखिए, ये भी एक बहुत ही शानदार प्रश्न। दो संख्याओं का लेसअप उनके मेसअप का 40 गुना है। लेसअप और मेसअप का योग दिया गया है। यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो हम सब ने एक फॉर्मूला याद है हमें, एक फॉर्मूला वो है, कोई सी भी दो संख्या हो ए गुणा बी, उनका गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। यदि हमें एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ हो और एक संख्या दी हुई है तो हम दूसरी संख्या आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें एक संख्या दी हुई है, वो तो मान लेते हैं बी, मान लेते हैं वो दी हुई है 288, और मान लेते हैं हमें दूसरी संख्या ए निकालनी है। तो इसके साथ हमें दिया हुआ होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों, लेकिन यहाँ एचसीएफ और एलसीएम नहीं दिया गया, इनके बीच का कुछ संबंध दिया गया है। तो देखते हैं क्या क्या संबंध है। लेसअप उनके मेसअप का 40 गुना है। लेसअप यानी एलसीएम, एल लिख देता हूँ, मेसअप यानी एचसीएफ। मेसअप का 40 गुना यानी एच यदि 1 है तो एल कितना है 40, ये इनका अनुपात है 40:1। और इनका योग कितना दे रखा है, योग दे रखा है 1476। तो यहाँ से आप देखिए अनुपात में इनका योग कितना आ रहा है, 40 + 1 41, 41 की वैल्यू दी गई है आपको 1476। तो यहाँ से आपको निकालना है इनको अलग अलग। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ ए की वैल्यू कितनी आएगी। ए की वैल्यू आएगी 1476/41, फिर अपन यहाँ से 40 की वैल्यू निकालेंगे और ए की वैल्यू निकाल देंगे, वही आपका एलसीएम आ जाएगा, वही एचसीएफ आ जाएगा। फिर इसको इस फॉर्मूले में रख लेंगे, तो इसको गुणा करवाओ, भाग दो इसका। 41 का डिवाइड देना है 147 में, तो ये जाएगा 3 बार 123, फिर बचेगा आगे 24 और 246 बचेगा, तो ये भाग जाएगा 6 बार, यानी ए की वैल्यू आ रही है 36। तो आपके एलसीएम यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी गुणा 36, और एचसीएफ खुद ही एक है तो ये आ जाएगा 36। तो ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो, एचसीएफ है 36 और एलसीएम है 36 गुणा 40। अब आपको दूसरी संख्या निकालनी है, तो 36 गुणा 40/288, जिससे कट रहा है उससे काट, तो देखो 36 का भाग से 288 कट रहा है 8 बार,
8 से आपका 40 कट रहा है 5 बार, 36 गुणा 5 हो गया 180, यानी दूसरी संख्या आ गई 180। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको करना था। इसका सही आंसर आ जाएगा 180। अगला प्रश्न देखिए, ये 10th क्लास में आपके माध्य माध्यिका ऐसे टॉपिक है, वहां से ये निकालने की ट्रिक है। माध्य माध्यिका के अलग अलग विधियां, कल्पित विधि, पग विचलन विधि, सोपान विचलन विधि, इनसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन को देखते हैं अपन पहले। कल्पित माध्य विधि में अंतिम रूप से परिकल्पित माध्य कल्पित माध्य ए के चयन से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। बिल्कुल सही है। परिकल्पित माध्य यानी अंतिम माध्य जो भी आएगा, यदि आप कल्पित माध्य कुछ भी ले रहे हो तो उसका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी, सोपान विचलन विधि गणितीय रूप से सुविधाजनक और अनुप्रयुक्त होती है, भले ही बारंबारता बंटन के वर्ग आकार निरंतर असमान हो। ये बात आपके गलत है। यदि निरंतर असमान है तब ये विधि इतनी सुविधाजनक नहीं रहती है, और असमान नहीं है, ज्यादातर समान है वर्ग अंतराल, तब ये विधि उपयुक्त रहती है। बड़े वर्ग अंतरालों और बड़ी बारंबारताओं पर यह विधि काम आती है, लेकिन वो निरंतर असमान हो या बड़े बड़े रूप से असमान हो तब ये विधि ज्यादा सुविधाजनक नहीं रहती है। तो कथन 2 आपका सत्य नहीं है। कथन 1 सही है और कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। ये आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 70। एक संख्या को 27 के स्थान पर 72 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त उत्तर वास्तविक परिणाम से इतना अधिक होगा। देखो, पहले तो इस पर कोई भी संख्या उसको अपन को 27 से गुणा करवाना, तो मान लेते हैं x, उसको हमने एक बार 27 से गुणा करवाया, और यदि उसको 72 से गुणा करवाया तो ये कितना अधिक होगा। कितना अधिक होने होगा, तो उस स्थिति में तो आपको ऐसे निकालना था 72x माइनस 27x। भाई बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटानी है, तो फिर आपके जो आंसर आएगा ना वो आएगा 45, और जो हमने संख्या मानी यानी 45x, तो ये आंसर आएगा। लेकिन ये तो कहीं दिया हुआ नहीं है। बाकी इसमें प्रश्न में हल्की सी मिस्टेक ये है कि इसने ये पूछा कितना गुना अधिक होगा। प्रश्न में यहाँ पर ये लिखा हुआ होना चाहिए कितना गुना अधिक होगा। कितना अधिक होगा ये तो इस उस संख्या पर डिपेंड करेगा, जो भी संख्या है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर संख्या दे नहीं रखी, तो ठीक तरह से यदि इसको लिखना था तो ऐसा लिखना था कि बड़ी वो 72 से गुणा करवाने पर वो संख्या का परिमाण कितना गुना अधिक हो जाएगा। उस स्थिति में आपको इनका रेशियो लेना है। जैसे ये है 72x और ये है 27x, इनका रेशियो ले लो। रेशियो लिया तो एक्स एक्स कट गया, बाकी 9 9 से डिवाइड हो गया, 27 3 बार, 72 8 बार, यानी 8/3 गुना अधिक होगा। 8/3 गुना होगा, वो भी अधिक नहीं, 8। दूसरी वाला परिमाण है वो आपके पहले वाले परिमाण का 8/3 गुना होगा। 8/3 गुना होगा। यदि इसका सीधा सीधा मतलब यही है, यदि पहले वाला 3 है तो दूसरे वाला 8 होगा, उसका 8/3 गुना होगा। और ये पूछ रहा है कितना गुना अधिक होगा, तो उस स्थिति में यदि इसका मतलब ये है कि कितना गुना अधिक होगा, तब आपको देखना है इसको सही तरीके से। कितना गुना अधिक होगा, तो पहले मान लो ये 3 था, तब अब आपके 8 होगा, तो अधिक कितना है, 5 अधिक है। किसका, 3 का। तो पहले से 5/3 गुना अधिक होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बाकी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज सही नहीं है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके डिलीट होगा। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि इसने पूछा है कितना अधिक होगा, तब तो इसका आंसर हम निकाल नहीं सकते। अधिक होगा 45 मल्टीप्लाई एक्स, और ये पूछ रहा है परिमाण से कितना गुना अधिक होगा। बीच में मल्टीप्लाई नाम आएगा, कितना गुना अधिक होगा रेशियो के रूप में, तब इसका आंसर आना चाहिए 5/3। और इसका मतलब ये है कि कितना, इनका अनुपात कितना होगा, बस से कितना दूसरी वाली राशि या दूसरी वाली संख्या पहले वाली राशि की कितना गुणा होगी, तब आपका आंसर आएगा 8/3। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं होने के कारण डिलीट में जाने की संभावना है इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक त्रिभुज के बारे में बात की गई है। त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को आंतरिक रूप से 2:1 में विभाजित करता है। ये बात बिल्कुल सही है। यदि त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं को, कोई भी त्रिभुज खींचा जाता है और इनके तीनों माध्यिकाएं जहां मिलती है उस बिंदु को उस त्रिभुज का केंद्र कहते हैं, और ये केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, और केंद्र के यदि आपको निर्देशांक निकालना है तो आपके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो x1 + x2
प्लस x3 बट्टा 3 और y1 प्लस y2, ये इसके निर्देशांक होते हैं। ये दूसरी बात भी बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तार 10 सेंटीमीटर की भुजा के वर्ग की आकृति का है। यदि तार को पूरी तरह से खोला जाता है और इसे पुनः 12 सेंटीमीटर लंबाई के आयत में मोड़ दिया जाता है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। देखिए, कोई एक तार है, वो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के समान है। ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ये पूरा तार। इस पूरे तार को सीधा करके खोल के वापस इससे कोई आयत बनाया जाता है जिसकी आपको लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो आपकी इसको चौड़ाई निकालनी है। तो ये कैसे होगा, देखो इसका जितना परिमाप है ना ये तार, यानी जितना वर्ग का परिमाप है उतना ही आपके इस आयत का परिमाप होगा बस। क्योंकि उसी तार से आयत बनाया गया है तो वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप एकदम समान होगा। तो पहले देख लो वर्ग का परिमाप कितना होगा। जितना वर्ग का परिमाप है उतना ही आपके बनाए गए आयत का परिमाप होगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर होगा आपके आयत के परिमाप। यहाँ से आपको जो जो वैल्यू दी गई है उसके हिसाब से इसकी चौड़ाई का मान आ जाएगा। वर्ग का परिमाप, यदि वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और भुजा दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, तो 4 गुना 10 ये आपके वर्ग का परिमाप है। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है तो 12 प्लस चौड़ाई लिख देता हूँ। 4 प्लस 10 हो गया आपके 40 बराबर 2, 12 प्लस चौड़ाई। अब इसको काट लो, हल कर लो इसको। 2 से 40 गया 20 बार, तो 20 बराबर आपके आ गया 12 प्लस चौड़ाई। तो आपके चौड़ाई का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई आपके 8 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न देखिए, ये भुजाओं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले विषमभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो भुजाएं हैं 3, 4 और 5, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये सबको पता होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है आपके 1/2 गुणा जो समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का गुणनफल, यानी 3 गुणा 4। 2 से 4 कैंसिल 2 बार, 3 गुणा 2 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल है, ये बात बिल्कुल सही है फिर। और दूसरा है, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना के लिए हीरोन का सूत्र, ये सूत्र यदि आपको तीनों भुजाएं दी गई तो आप इस सूत्र से भी कर सकते हो। अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हैं और एस उसके अर्धवृत्त, ये दोनों बातें एकदम सही है। और यदि तीनों भुजाएं दी हो तो आप इस सूत्र से इसका मान निकाल सकते हो। सूत्र में रखें तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर। अब देखिए, ये मिलान चिन्ह वाले प्रश्न दिए गए हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस होता है समचतुर्भुज, रोम्बस होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुणा d2, यानी विकर्णों का गुणनफल। d1 और d2 वहां पर क्या है, d1 और d2 है आपके विकर्णों का गुणनफल। तो ए को मिलाइए 2 से। अब ए 2 में कहाँ पर, ए के ऑप्शन में है जिसमें ए 2 में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। बाकी और देख लो, बी, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज। तो ये बी मिल जाएगा 1 से। उसका क्षेत्रफल होता है, समांतर का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसका आधार गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। जो भी भुजा आपके समांतर भुजाएं हैं 1/2 गुणा उनका योग गुणा उनके बीच की दूरी ऊंचाई, बस। ए और बी लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एच इज हाइट, गुणा ऊंचाई। ये समांतर भुजाओं का योग, समांतर नहीं, ये समांतर भुजाओं का योग, जो भी आपके, नहीं समांतर भुजाएं, जो ये भुजाएं होती है इस टाइप का होता है आपका समलंब चतुर्भुज। तो इसमें जो दो भुजाएं समांतर होती है उनका योग, ये ए और ये बी, और ये बीच में इनके आती है ऊंचाई, गुणा ऊंचाई।
तो समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई उसका सूत्र होता है सी में 4 आ जाएगा और डी में 3 आ जाएगा। ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये तो बहुत शानदार प्रश्न है, आसान प्रश्न है ये तो। अब देखिए ये भी एक अच्छा प्रश्न है। द्विअंकीय संख्या x के अंकों का योग 9 है। अंकों के क्रम को उलटकर प्राप्त संख्या y है। देखो यदि कोई दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों को क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या है, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं यानी एक x है एक y है, तो हमेशा जो आंसर आता है ना वो आता है 11 मल्टीप्लाई बाई जो भी उस संख्या के अंकों का योग है। संख्या के अंकों का योग कितना है 9, बस ये। तो x प्लस वाई का मान आपके यहाँ से आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 9 यानी 99। ये आ जाएगा आपके x प्लस वाई का अंकों के क्रम को उलट कर प्राप्त। अब इसने और क्या रिलेशन दे रखा है, और इसने x और y का अनुपात दे रखा है। देखो 9x बराबर 2y है, तो आपका x बट्टा y क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2/9 यानी x अनुपात y आपके आ गया 2/9। अब यदि आपको दोनों संख्याओं का योग दे रखा है और दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, अनुपात का योग कितना आ गया 11। 11 किसके बराबर है 99 के, तो 1 किसके बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा 9 के बराबर, 99/11 यानी 9 के बराबर। तो इस हिसाब से आपको x का मान है 2, तो 2 हो जाएगा 18 के बराबर और y का मान है 9, तो 9 हो जाएगा 9 गुणा 9 यानी 81 के बराबर। तो ये आपके दोनों मान है, दोनों संख्या है 18 और 81। अब देख लो इसने क्या पूछा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x यानी x का मान है 18, तो 18 का स्क्वायर और माइनस 2 गुना 18। तो इसको आप या तो आपको सीधे स्क्वायर रहता है और या फिर आप इनको कॉमन लेके भी निकाल सकते हो। 18 यहाँ से कॉमन ले लिया, फिर ये कितना बचा 18 गुणा 18 यहाँ बच गया 18 माइनस 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 गुणा 16 यानी आप लास्ट डिजिट को गुणा करा के देख सकते हो 6 इंटू 8 यानी 8 अंत में 8 आएगा, तो 288 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी 18 गुणा 16 भी 288 होता है। इसी हिसाब से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, एक धरातल पर खड़ी एक मीनार धरातल पर खड़ी है। धरातल के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है, एक ऐसे मीनार है ये धरातल पर खड़ी है। धरातल का एक बिंदु जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है, ये बिंदु 15 मीटर दूर है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शीर्ष का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है। तो आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है। देखो ये हमेशा ही 90 डिग्री होता है, ये आपका 30 होता है। इसमें एक सीधा रिलेशन होता है 30 और कोई भी समकोण त्रिभुज यदि 30 60 90 का हो, तब आपके एक रिलेशन होता है जो 30 के सामने वाली भुजा यदि 1 है, तो आपके 90 के 60 के सामने वाली भुजा होती है √3, ये इनका अनुपात होता है, और 90 के सामने वाली होती है 2, ये आपका रेशियो होता है 1 √3 √2। यानी 30 के सामने वाली भुजा इसका अनुपात 1, तो 60 के सामने वाली भुजा होगी √3 और ये भुजा होगी 2। तो आपको एक की वैल्यू दी गई है 15, एक किसके बराबर है 15, तो √3 किसके बराबर होगा √3 हो जाएगा। जब एक 15 के बराबर है तो √3 मतलब 1 गुणा √3 यानी ये हो जाएगा 15 √3 के बराबर, बस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 √3। ये देखते ही अपन इस प्रश्न को कर सकते हैं। बाकी आप त्रिकोणमिति रेशियो से भी इस प्रश्न को कर सकते हो। अब देखिए, एक त्रिभुज का बहिष्कोण बाह्य कोण दो अंत्यसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी, ये छठी सातवीं क्लास का टॉपिक है। एक त्रिभुज का बहिष्कोण, कोई सा भी त्रिभुज हो उसका कोई सा भी बहिष्कोण हो, बहिष्कोण यानी ये इस भुजा को आगे बढ़ाओ और दूसरी भुजा के साथ बनाया गया कोण, ये जो कोण होगा वो आपके अंत्य सम्मुख, ये इन दोनों कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर होगा हमेशा। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात देखो, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर सदैव तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। ये बात गलत है, अधिक नहीं होता, लंबाइयों का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है। देखो त्रिभुज की प्रॉपर्टी में यह है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का जो योग है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग वो तीसरी भुजा से अधिक होता है। योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, लेकिन अंतर तीसरी भुजा से कम होता है।
यदि अंतर की बात करेंगे तो अंतर हमेशा ही तीसरी भुजा से कम होगा और योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यहाँ पर इसने अंतर को कह दिया अधिक होता है, तो ये बात आपकी गलत है। कथन एक सही है लेकिन कथन दो असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये से अधिक संचयी बारंबारता बंटन दिया गया है। आपको से अधिक संचयी बारंबारता का बंटन दिया गया है और आपको वर्ग अंतराल सीधा सीधा निकालना है। तो ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। देखो कैसे निकालते हैं। इसने कहा है 0 से अधिक। 0 से अधिक यानी पूरी की पूरी संख्याएं कितनी हो गई, वो है 53। 10 से अधिक में कितना आ गया, 48। 20 से अधिक में कितना आ गया, 40। और 30 से अधिक में कितना आ गया, 25। यहां से आपको ये पर्टिकुलर वर्ग अंतराल पूछ रहा है। मान लो 20 से 30 का पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है। देखो यदि ये 0 से 10 का पूछता तो अपना काम होता 10। 0 से 10 वाले में आपको 53 में से 48 घटाना है। कितना आएगा, 5। ये आएगा आपका 0 से 10। 10 से 20 वाला पूछता तो आपको 48 में से 40 घटाना है। ये आ गया आपके 8। और इसने पूछा है 20 से 30, तो इस स्थिति में आपको 40 में से 25 घटाना है, यानी ये आ गया 15। तो 20 से 30 वाला वर्ग अंतराल होगा वो होगा आपके 15। ये इसका सही आंसर। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। 0 से अधिक, 0 से 10 तक इसमें 5 है, 10 से अधिक इसमें 0, 10 से 20 वाले में 8 है, 20 से 30 वाले में 15। आगे भी इसी तरह से करते हैं तो हम इसको इस टाइप से इसको किया जाता है। 20 से 30 वाला पूछा है तो आपको 30 वाले में से 20 वाला घटा लेना, यानी 20 वाले में से 30 वाला घटा लेना, यानी 40 माइनस 25 करते ही आपका आंसर आ जाएगा 15। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये एक वर्गीकृत बंटन के लिए माध्य 24 है और आपकी माध्य का 26 है, तो बहुलक का मान क्या होगा। सीधा सीधा एक सूत्र होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में। बहुलक बराबर 3 माध्यिका 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। 3 माध्यिका, माध्यिका कितने दे रखी है, 26, तो 3 इंटू 26 माइनस माध्य कितना दे रखा है, 24, तो 2 इंटू 24। तो ये हो गया आपका 78 और ये हो गया आपका माइनस 48। तो 78 में से 48 घटो कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये 30 ही आपका क्या है, बहुलक है। 30 ही आपका बहुलक है। 12 प्रेक्षणों के एक समूह का माध्य 35 है। एक प्रेक्षण जो कि 24 था गलती से 42 के रूप में दर्ज किया गया था, सही माध्य क्या है। देखो था 24, उसको दर्ज कर दिया 42, यानी कितना एक्स्ट्रा कर लिया, 18 कम करना, यानी इस 42 को मुझे 24 बनाना है। तो माध्य कम होगा, कितना कम होगा, ये होगा आपके 18। 18 कम होगा किस किस पर, कितनों पर 18 कम होगा, 12 प्रेक्षणों पर। तो 18 हमें कम करना है 12 प्रेक्षणों पर। तो ये आ गया 18 में डिवाइड किया 12 का, तो ये आ गया 1.5, यानी आपका जो भी माध्य है वो 1.5 कम हो जाएगा। पहले 35 था और 35 से आपका 1.5 कम होते ही ये हो जाएगा 33.5। अगला प्रश्न देखिए। ये सेम ही आ गया। इधर देखिए इसको, बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी क्या है। दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी का क्षेत्रफल सबको पता है। बीच की दूरी क्या होती है, ये होता है आपके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस, तो ये यहाँ पर लगा लो। x2 की जगह है यहाँ पर माइनस ए, तो माइनस ए और ये माइनस ए, ये हो गया माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी, ये माइनस बी और ये माइनस का चिन्ह लगा के बी, ये हो गया आपके माइनस के 2b का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर। माइनस के 2 का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर ए, दोनों में से 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन लिया तो ये आ गया 4 अंडर रूट के अंदर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे अंडर रूट फोर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा दो, दो बार और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए, इस बंटन का माध्य वर्ग क्या है। देखो इसको, ये माध्य वर्ग नहीं है, ये माध्य का वर्ग है, या इसको लिखना चाहिए था माध्यक वर्ग, या आपके माध्य का वर्ग। माध्य वर्ग नहीं है, माध्य का वर्ग, क्योंकि इंग्लिश में लिख रखा है इसको मीडियन क्लास। तो हिंदी में ट्रांसलेट गलत है ये, माध्य का वर्ग या माध्यक वर्ग या माध्य का वर्ग होना चाहिए। बाकी हिंदी और इंग्लिश के रूपांतरण में फर्क होने पर इंग्लिश का रूपांतरण सही माना जाता है, तो इस हिसाब से माध्य का वर्ग है ये। तो अब देखते हैं माध्य का वर्ग कैसे निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं इससे सी एफ, जो भी आपको बारंबारता दी गई है उससे हम सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ का मतलब होता है चार का चार को फिर इसमें ऐड करते जाओ, चार प्लस पाँच नाइन, फिर नाइन प्लस थर्टीन 22, फिर 22 प्लस 20 42, और फिर 42 प्लस ये 14 56। अब जो भी इसका अंतिम उत्तर आया 56, इसको 2 से डिवाइड करो, ये आ गया 28। तो n बाई टू यानी इसके 28 से ठीक बड़ी जो भी संचयी बारंबारता है उस वाला वर्ग। तो 28 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 42, यानी ये वाला जो वर्ग होगा वो आपका माध्यक वर्ग होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 125 से 145, ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आपको हल करना है अंडर रूट वाले ये प्रश्न। देखो इसको कैसे हल करते हैं। 10/6 गुणा रूट 6 गुणा 60 गुणा अंडर रूट 30 को आप ऐसे लिखो, एक बार अंडर रूट 30 लिख लो, बट्टा 25 अंडर रूट 5। इसमें जो संख्या कट रही है वो काटो पहले। तो 6 से ये 60 कैंसिल हो रहा है 10 बार, 5 से 25 जा रहा है 5 बार, 10 जा रहा है 2 बार, इस 5 से ये 10 जा रहा है 2 बार। फिर देखो ये बच गया 2 गुणा 2, अंडर रूट 30 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 5, और नीचे आपका है अंडर रूट 6 और ये अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 कैंसिल, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 4। 4 आपका आंसर आ गया इस प्रश्न का सही आंसर। तो ये इतने ही प्रश्न मिले हमें, लगभग 23 प्रश्न मिले हैं इस पेपर में हमें। यदि और भी कोई क्वेश्चन इसमें होंगे तो हम इसको अलग वीडियो में हल कराएंगे।